सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस वर्ड को सेल। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी 1665 में। इन्होंने बेसिकली क्या देखा था? एक डेड सेल को देखा था। क्लियर? और डेड सेल में उन्होंने क्या काम किया था? मतलब जो उन्होंने कॉर्क जो होता है, आपको पता है कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं जिसके ऊपर एक इस तरह से वुडन कॉर्क लगा दिया जाता है एंड देन उसको ओपन किया जाता है। तो कॉर्क सेल्स को स्टडी किया था। बेसिकली जो डेड सेल्स होती हैं वो कॉर्क सेल्स हैं। प्लांट के ऊपर ये एक बार्क होता है जिसमें कॉर्क सेल्स होती हैं। इनकी इस सेल्स के इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को उन्होंने देखा और ऐसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देख करके इसे इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोला, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। और उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का ये इन्होंने बाउंड्री देखी तो इनको ऐसा लगा जैसे ये जेल में बंद करने वाली जो कैदी होते हैं उनको जैसे हम सेल्स में रखते हैं, वहीं पर ये स्ट्रक्चर भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। एंड देन इन्होंने जो डेड सेल ही देखी थी तो वहाँ से नाम आ गया सेलुले। ठीक है? और सेलुले से वो चेंज होकर के नाम आज सेल पड़ चुका है। तो ये नाम वहीं से निकल कर आया कि भाई कैदी जहाँ बंद करते हैं सेल में, वहाँ इस तरीके के सेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एकदम कॉम्पैक्ट कंपार्टमेंट्स हैं जो दिख रहे हैं। तो यहाँ से रॉबर्ट हुक ने इनको सेलुले नाम दिया, फिर इनको सेल बोला गया। अब अगर कोई सेल है तो सेल में स्टूडेंट्स 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगर किसी भी स्ट्रक्चर को, लिविंग स्ट्रक्चर को हम सेल मानते हैं और वो लिविंग सेल अगर है तो उसके अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला तो उसकी एक बाउंड्री होगी जिसे हम बोलेंगे सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ क्या होगा? फ्लूइड होगा। तो प्लाज्मा वर्ड इज फॉर फ्लूइड और साइटो मतलब होता है सेल। ऐसे एक टर्म होता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है? इस तरीके से जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड होगा, यहाँ पर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलेंगी एक लिविंग सेल की, और उसके अंदर प्रेजेंट होगा एक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का फंक्शन ये है कि एक तरीके से ये ब्रेन ऑफ द सेल है और जो भी सेल को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनना, कोई कैसे काम कैसे करेगा, ये सारी चीज़ों का डिसीजन न्यूक्लियस लेता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए बहुत ही यूनिक होता है हर इंडिविजुअल का। लेकिन लिविंग सेल की जब हम बात कर रहे हैं और अब हम जब सेल को जनरली पढ़ रहे हैं तो हम सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स में जो भी लिविंग हैं वो सब के सब सेल से मिलकर के बने हैं, चाहे वो सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो। तो अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में ये 3 कंपोनेंट्स तो मिलेंगे ही, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है? इतना समझ में आ गया। अभी जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से क्लोज्ड कंपार्टमेंट में हो। ये फ्री भी हो सकता है कि भाई घूम रहा है साइटोप्लाज्म में कहीं भी, या फिर ये क्लोज्ड एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है। तो वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि न्यूक्लियस के बेसिस पर, न्यूक्लियस के तरीके पर सेल कितने तरीके की होती हैं। क्लियर? अब ये बेसिक सेल की बातें हो गई। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करूँ सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी क्या था? श्लाइडेन और श्वान 2 साइंटिस्ट थे। श्वान जूलॉजिस्ट थे और श्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। अब जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने अपनी अपनी स्टडी इंडिविजुअली करी और मिलकर के बाद में एक सेल थ्योरी बनाई गई। इस सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर? सेल अपने आप में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि सबसे छोटी यूनिट अगर हमें किसी स्ट्रक्चर में मिलेगी तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो सेल है। फंक्शनल इसलिए क्योंकि जैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, एक सेल भी रेस्पिरेशन करती है। एक सेल के अंदर भी ऑक्सीजन का आना, CO2 का जाना ये होगा। एक बेसिक सेल के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस भी होगा। एक्सक्रीशन प्रोसेस का मतलब होता है वेस्ट का रिमूवल। एक सेल जो भी वेस्ट करेगी वो वहाँ से रिमूव करेगी, हर सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, इसलिए ये फंक्शनल है अपने आप में इंडिविजुअली भी। तीसरा पॉइंट जो है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चाओ। रुडोल्फ वर्चाओ ये तीसरे एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने कहा एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि जो भी नई सेल्स बन रही हैं वो कहाँ से बन रही हैं? वो बन रही हैं फ्रॉम दी
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं से नई सेल्स भी बन रही हैं। तो एक सेल होती है और वो सेल आगे जा करके क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो 2 डॉटर सेल्स में इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पुरानी सेल से ही नई सेल बनी, सिंपल है। तो ये सेल थ्योरी है, ये सेल के बारे में बेसिक चीज़ें हैं। अब सेल में जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की जो है यहाँ पर डिस्कवरी करी है। और 2-3 साइंटिस्ट के नाम है, मैं बता देता हूँ। एंटॉन वॉन लुइनहुक, इन्होंने जो है सबसे पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में वैसे मिल जाएंगी, मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ये दोनों शब्द आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव और कार्यो वर्ड का मतलब हो गया न्यूक्लियस। वहीं यहां पर भी कार्यो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस है और यूकैरियोटिक मतलब आप ऐसे समझ लीजिए नए तरीके का, एडवांस्ड, जिसमें फीचर्स कैसे होंगे, एडवांस्ड फीचर वाला न्यूक्लियस। क्लियर। एंड इस तरीके की अगर न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल्स को देखा जाए तो 2 तरीके की सेल्स हो सकती हैं, दो जो कि ऑर्गेनिज्म में मिल सकती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अगर मैं कह रहा हूं प्रिमिटिव, तो डेफिनेटली इसके जो फीचर्स होंगे वो पुराने होंगे और बहुत से फीचर्स इसमें मिसिंग होंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया का सेल का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया की एक सिंगल सेल होती है स्टूडेंट्स। इस बैक्टीरिया की सेल की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब अगर एक सेल है तो उसमें 3 चीज़ें तो होंगी ही। सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर एक प्लाज्मा होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, और अंदर एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसका न्यूक्लियस कैसा है, ये डीएनए इसका इस तरह से फैला हुआ है और उस डीएनए को, उस न्यूक्लियस को बेसिकली हम बोलेंगे एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस जिसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। इसे न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं या इसे हम बोल सकते हैं कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे भी बोला जाता है। न्यूक्लियस क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस की अपनी खुद की मेम्ब्रेन यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मिसिंग है, नहीं है। इसके अलावा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया सेल का होता है, उसमें उसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से बनी होती है, कंपोनेंट से, जिसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ये शब्द आपको नहीं भी याद रहे चलेगा, बस इतना याद रहना ज़रूरी है कि एक बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल होती है। वैसे मैं एडवाइस करूँगा कि इसे आप शब्द को याद कर लीजिए। ये शब्द आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में जब सेल टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डिटेल में वैसे हम पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ते, लेकिन एटलीस्ट ये शब्द याद कर लीजिए, क्योंकि उसने सेलुलोज एक शब्द पूछा हुआ है ऑलरेडी, और वो प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली सर्कुलर होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर है, बैक्टीरिया के अंदर ही मिलेगा। और इस तरीके के प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को मैं बायोटेक जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। बाकी इसके एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से बना हुआ है, उसे हम फ्लैजिला कहते हैं, और छोटे छोटे ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं इसके सरफेस पर जिन्हें हम पिलाई कहते हैं। ये पिलाई अटैचमेंट का काम करते हैं। डिटेल में और हमें जाना नहीं है। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन का एक दूसरा नाम भी होता है। अगर कल आपसे बोले कि सेल मेम्ब्रेन की जगह एक शब्द दे दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्म लिखा हमने, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म आप समझ चुके हैं कि वो अंदर का सेल का फ्लूइड है। न्यूक्लियोइड आ गया यहाँ न्यूक्लियस की जगह, तो आप समझ गए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझिए। बाकी एक सेल वॉल जो आपको मैंने भी यहाँ बताया है, वो होता क्या है कि अगर ये सेल है और इस सेल का अंदर का ये न्यूक्लियस है और बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल होती कहाँ है स्टूडेंट्स? सेल वॉल ना इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल होती है डेड, जबकि सेल मेम्ब्रेन होती है लिविंग। सेल वॉल क्या सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, सेल वॉल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, डिपेंड करेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो। डन।
अब आते हैं हम दूसरे तरीके की सेल में, जिसे हम बोल रहे हैं कि भाई ये है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल है वो है एनिमल सेल का। प्लांट सेल को भी हम कह सकते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या होती है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें आउटसाइड एक मेम्ब्रेन होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल होगा यहाँ पर, और एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, जबकि ये न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है और इस तरीके का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ये कैसा न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स मिलेंगे। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अब इसको बता देता हूँ मैं ज़रा शॉर्ट में। क्लोरोप्लास्ट मिलता है प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, प्लांट सेल में ही मिलेगा। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर। ये बात आपको बचपन में भी पढ़ाई गई होगी, और वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे खाना अपना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। ये बातें भी आपको पता होंगी। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो और ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, या फिर सर ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ पर जो पर्पस है इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको समझाने का, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन, जैसे पिछली बार प्लांट सेल और एनिमल सेल पूछा था, इस बार ये क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस पूछ सकता है। तो मेरा काम है आपको यहाँ पर ये डिफरेंसेस बताना। तो अगर मैं कहूँ कि सेल ऑर्गेनल्स ये कहाँ प्रेजेंट हैं, ये प्रोकैरियोटिक में हैं, तो देखो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं है। तो एडवांस्ड फीचर्स कहाँ मिलेंगे, ये एडवांस्ड फीचर मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में, और प्रिमिटिव फीचर मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। ये हमें एविडेंटली डायग्राम में भी दिख रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना समझने के बाद आप जल्दी से इनके डिफरेंसेस देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसकी टफ सेल वॉल होती है। क्लियर? यूकैरियोटिक सेल में डिपेंड करेगा कि सेल वॉल है या नहीं है। अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी। यहाँ पर प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेलुलोज होता क्या है। सेलुलोज बेसिकली जैसे ग्लूकोज होता है ना, एक कंपाउंड, ग्लूकोज एक 6 कार्बन से C6H12O6, ये 6 कार्बन से बना हुआ एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है। स्टूडेंट्स इसे हम शुगर की बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं, और ये मोनोमर यूनिट है। मोनोमर मतलब एक यूनिट, सिंगल यूनिट। ठीक है? अगर मैं ऐसी यूनिट्स को एक के पीछे एक लगाता जाऊं, ग्लूकोज यूनिट 1, ग्लूकोज यूनिट 2, ग्लूकोज यूनिट 3, एक के पीछे एक, तो बन जाएगा एक पॉलीमर। और पॉलीमर में भी कौन सा पॉलीमर होगा, हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। होमो मतलब एक ही कंपाउंड से बार बार रिपीट करने पर एक कंपाउंड बन गया, तो पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट्स। तो एक ही यूनिट है ना ग्लूकोज की जो बार बार लगती जा रही है, तो बन जाएगा सेलुलोज। तो सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है जो ग्लूकोज की बेसिक यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। तो प्लांट की सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज की बनी हुई। क्लियर? जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मैंने आपको बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के स्ट्रक्चर से बनी होती है। इसमें शुगर प्लस अमाइनो एसिड्स दोनों से मिलकर के ये बनी होती है। क्लियर? लेकिन डिटेल में हमें जाना नहीं है। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ये सुन लो जल्दी से। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन बनाने के लिए। तो हमारी बॉडी में जैसे जितने भी प्रोटीन है वो कौन सी छोटी छोटी यूनिट से बने हुए हैं, वो अमाइनो एसिड की यूनिट से बने हुए हैं। 21 बेसिक अमाइनो एसिड्स की यूनिट होती है, और अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन्स बनते हैं। बेसिक मतलब सिंपलर, बेसिक का मतलब एक और भी होता है बेस या एसिड।
तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 21 टोटल अमाइनो एसिड की यूनिट्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन जब एक के पीछे एक लगेंगे तो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पहला डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। उसके साथ साथ मैं आपको नॉलेज भी देता जा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है किताबों में लिखी हुई है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक नॉलेज इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि क्वेश्चन सेल वॉल पे पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, सब तरीके से हॉलिस्टिकली टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, क्रैमिंग मत करो। अब प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ये बात मैं बता चुका हूँ। यहाँ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा सेंटर में, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर होगा। सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, यहाँ पर एब्सेंट हैं। लेकिन स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन लेस एक ऑर्गेनल होता है राइबोसोम, और वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे जो भी ऑर्गेनल, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर के नाम बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी। तो स्टूडेंट्स वो सारे ऑर्गेनल्स जिनकी मेम्ब्रेन होती है वो तो एब्सेंट है, लेकिन राइबोसोम नाम का एक्सेप्शन है एक ये, और इसकी बेसिकली कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो यहाँ पर तो सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स नहीं हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर है जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। तो स्टेटमेंट हम क्या देंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ये स्टेटमेंट आया तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आया कि प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनल होता ही नहीं है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका जो पर्टिकुलर डीएनए होता है तो वो जनरली सर्कुलर होता है, इसमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, थ्रेड लाइक होता है, लीनियर मतलब एक लाइन में। और अगर एग्जाम्पल देखें तो ये एक सिंपल बैक्टीरियल सेल इसका एग्जाम्पल हो गया, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल देखें तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर वो सभी के सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो एडवांस फीचर क्या है, यूकैरियोटिक। प्रिमिटिव फीचर क्या है, प्रोकैरियोटिक। ह्यूमंस में कैसी सेल होंगी, डेफिनेटली हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारी यूकैरियोटिक सेल हमारे अंदर होगी। डिफरेंस क्लियर हो गया। जब ये डिफरेंस समझ में आ गया तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि हम एनिमल सेल को जाने और प्लांट सेल को जाने। एंड डेफिनेटली ये दोनों ही सेल क्या हैं, ये दोनों ही सेल यूकैरियोटिक सेल है, राइट। अभी पीछे बताया मैंने, तो दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस होगा। अब जो बेसिक फीचर कॉमन है उनको टिक लगा लेते हैं। दोनों के अंदर देखो न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, और बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, वो भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है दोनों में, डन। दोनों में ही साइटोप्लाज्म होगा डेफिनेटली, क्योंकि सेल का फ्लूइड अंदर का तो रहेगा जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। और अगर ये सेल है तो इसकी अपनी मेम्ब्रेन भी होगी। एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट्स अगर ये डायग्राम भी अगर आप क्लास 9th का पढ़ करके जाते, थोड़ा सा डिफरेंट है डायग्राम, मैंने सिंपल डायग्राम लिया है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी से उठाया हुआ नहीं है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका। लेकिन अगर वो डायग्राम भी आप देख करके जाते तो 2020 के क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन निकाल लेते, देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाता। मैं क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं टॉपिक को। ये तीनों चीज़ें दोनों में कॉमन है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती। देखिए यहाँ पर सेल वॉल है, तो प्लांट की जो सेल है, ये कौन सी सेल है, प्लांट की जो सेल है उसमें सेल वॉल होती है, और अभी आपको बताया वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, डन। अब ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कॉमन है, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं तो कुछ ऑर्गेनल्स कॉमन है, जैसे कि राइबोसोम्स दोनों में मिलेंगे, और राइबोसोम्स तो प्रोकैरियोट्स में भी मिलते थे। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनल दोनों में मिलेगा, ठीक है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा देंगे, पहले नाम सुन लीजिए। गोल्गी बॉडीज दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट है। जो एक्सेप्शंस हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि यूपीएससी डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को होल्ड करते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के बारे में एक बात बताया था मैं, क्लोरोफिल सनलाइट को यहाँ पर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्लस क्लोरोफिल के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। बस इतना काफ़ी है आपके लिए जानना।
अब देखिए यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, एनिमल्स जो होंगे, ठीक है, एनिमल सेल अपना खाना खुद नहीं बना पाएगी। एक स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल के पास है लेकिन प्लांट सेल के पास नहीं है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जैसे ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ये सेंट्रियोल, सी फॉर सेंट्रियोल, जैसे सी फॉर सेंट्रियोल है तो सी से सेल डिवीजन। अब आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, बाकी और कोई तरीका अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन का, एनिमल सेल को सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट की सेल डिवीजन नहीं करती, उनका मैकेनिज्म कुछ और ही होता है। उनके पास जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म है वो कुछ और होता है। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल नाम का स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन में सीधे सीधे हेल्प करता है। अब एनिमल सेल इस तरीके से सेल वॉल उसमें क्यों नहीं है? देखो एनिमल क्या है, मूव कर सकता है एक से दूसरी जगह तक, ठीक है, यहाँ से वहाँ कहीं भी जाना है। लेकिन प्लांट क्या मूव कर सकता है? प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते। प्लांट्स अगर मूवमेंट शो नहीं करते, रिजिडिटी शो करते हैं, तो डेफिनेटली आप सुबह उठो और पता लगे प्लांट्स भाग रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्लांट्स अगर मूवमेंट शो नहीं करते स्टूडेंट्स, तो इनको क्या चाहिए? रिजिड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, और ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सेल वॉल प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल का फंक्शन सबसे पहले समझिए, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये शेप ऑफ द सेल भी देती है, शेप ऑफ द सेल। तो सेल वॉल का फंक्शन यहाँ पे मैंने बता दिया, शेप ऑफ द सेल, प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये पूरी सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके रखती है, और ये इस बात का भी ध्यान रखती है सेल मेम्ब्रेन की बाहर से अंदर कौन आ रहा है और अंदर से बाहर कौन से कंपोनेंट्स जा रहे हैं। क्लियर? साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करती है जिसमें सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो पाएँ। डेफिनेटली साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम जो कंपाउंड्स इसमें जो होंगे वो 90% तो पानी ही होता है। डन। अब कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स हैं जिनके वो मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम अजीब सा है लेकिन फंक्शन उतना ही आसान है समझना। रेटिकुलम का वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क, और एंडोप्लाज्मिक मतलब विद इन द सेल। देखिए विद इन द सेल ये इस तरीके से घूमे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ये इस तरह से स्मूथ होते हैं, दूसरे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये स्मूथ नहीं होते, इनकी सरफेस पर अटैच होते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये कैसे हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसको ब्रैकेट में आप ER लिख देते हैं, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इनकी सरफेस पे वो अटैचमेंट नहीं होता। फंक्शंस, इसका जो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन होता है लिपिड्स प्रोड्यूस करना, लिपिड्स प्रोड्यूस करना। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि राइबोसोम्स क्योंकि अटैच होते हैं तो इनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन होता है प्रोटीन्स प्रोडक्शन, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के करते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनका फंक्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर लिपिड्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ, लिपिड्स क्या है? लिपिड्स हो गए फैट्स। इसके साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका दूसरा फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये कौन सी सेल्स करेंगी? ये लिवर की सेल्स करेंगी। तो हम कहते हैं लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है लिवर में। इनफैक्ट मैं आपको एक पॉइंट और दे देता हूँ, यूरिया का प्रोडक्शन भी होता है। जो हमारी बॉडी में यूरिया बनता है वो लिवर में बनता है। किडनी तो सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करती है। वैसे आगे के टॉपिक्स में हम बॉडी की फिजियोलॉजी के फंक्शंस भी देख लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसको एक बार समझ लेना है। ये लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स का काम करेंगे। लिपिड्स फैट्स होते हैं। तो अब ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म, ये ऑर्गेनल हो गया, जल्दी से शॉर्ट में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? देखिए स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड से।
ये लिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, और प्लस इसमें कुछ होते हैं प्रोटीन्स। तो अगर आप ये बोलें शॉर्ट में, तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। अब देखिए लिपिड्स कौन बना रहा है, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, और प्रोटीन्स कौन बना रहा है, प्रोटीन्स बनाने का काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरल फीचर क्या है, सेल मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। इसका मतलब अगर किसी दिन सेल मेम्ब्रेन में कभी कोई इंजरी हो गई और उसको क्या करना पड़ रहा है, रिपेयर करना पड़ रहा है, तो किसका रोल होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा, जहां पर स्मूथ और रफ दोनों के दोनों ईआर ये मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस कर लेंगे। डन, टॉपिक इज ओवर। यहां तक हो गया हमारा सबसे पहला ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन, लाइन खींच रहा हूं। नेक्स्ट ऑर्गेनल अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज मतलब उल्टा वाईफाई। जैसे वाईफाई होता है ना, तुम्हारा मोबाइल में देख लेना वाईफाई की शेप क्या होती है, यहाँ पर ये उल्टा वाईफाई ऐसे करके ऐसे बना देना, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप। ये उल्टा वाईफाई का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्न। इसका फंक्शन क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये वाले जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, इन सारे प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करेगा, इन सभी प्रोटीन्स की पैकेजिंग करेगा, और पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करके इन प्रोटीन्स को ये बोलेगा कि भाई या तो सेल के बाहर जाना है आउटसाइड, या फिर सेल के अंदर काम करना है सेल के इनसाइड, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन सेल से बाहर जाने से पहले सेल के अंदर भी काम करना है या बाहर जाना है, उसमें मॉडिफिकेशन पैकेजिंग जो भी होगी वो गोल्गी बॉडीज करेगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए जैसे बिस्किट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो बिस्किट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो आप एक फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री के अंदर आप बिस्किट्स में रॉ मटेरियल लेकर के आओगे, रॉ मटेरियल हो गया भाई शुगर हो गया, आप क्या करोगे, वीट लेकर आओगे, आप क्या करोगे, मशीन्स लगाओगे बड़ी बड़ी जो बिस्किट्स के साइज़ को काटेंगी। जब ये सब कर लोगे, एक बिस्किट प्रॉपरली तैयार हो गया, ठीक है। अब ये बिस्किट मार्केट में कैसे जाएगा, ध्यान से सोचना। मार्केट में अगर इस बिस्किट को भेजना है भाई, तो तुम बोलोगे अरे यार इस पे पहले एक कंपनी का लोगो लगाओ, बढ़िया सा यहाँ पर लिखो पार्ले जी लिखो यहाँ पर, है ना। इसके बाद अब सिंगल बिस्किट ऐसे ही बेच दोगे, कोई खरीदेगा क्या, नहीं। बहुत सारे बिस्किट्स का क्या करो, पैकेट बनाओ, पैकेट को अच्छी सी कवर करो, उस पर बढ़िया से बच्चे की फ़ोटो लगाओ, अब मार्केट में बेचो, देखो चीज़ बिक जाएगी। ये कुछ उसी तरीके से है गोल्गी। गोल्गी पूरी इस तरीके की मॉडिफिकेशन पैकेजिंग का काम कर रहा है। अब आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दूसरा ऑर्गेनल भी मैंने जल्दी से समझा दिया, बाकी ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये सब आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्लास 9th की एनसीईआरटी में, ज़्यादा टेंशन मत लो, पढ़ा देंगे सब कुछ, ठीक है। तीसरा ऑर्गेनल डन। तीसरा ऑर्गेनल आपको बताते हैं हम लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, देखो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, ये होते हैं बिल्कुल स्मॉल ग्लोबुलर इस तरीके के स्ट्रक्चर। अब मैंने दिखाए नहीं, लेकिन एक सेल के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं, ये इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब ये है कि मान लो किसी सेल को इंजरी हो गई। अब जब उसे इंजरी हो गई तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो सेल रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो न्यूक्लियस के ऊपर ये डिसीजन होगा, न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस ये डिसीजन लेगा कि सेल को क्या करना है, रिपेयर करना है। अब मान लो सेल में इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई कि रिपेयरमेंट हो ही नहीं सकता, तो सेल हैज़ टू डाई। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर जब सेल न्यूक्लियस से डिसीजन लेता है कि भाई अब सेल की रिपेयर तो हो नहीं सकती, सेल को इंजरी जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम एक काम करते हैं, हम इस सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ताकि इसके रॉ मटेरियल को वापस से नई सेल बनाने के लिए यूज़ किया जाए। नहीं तो बेकार में डेब्रिस की तरह इकट्ठा हो गई है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। सेल को डाइजेस्ट कराने के लिए ये जो एंजाइम्स होते हैं, लाइजोसोम्स जो होते हैं, ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाएंगे, लिटरली फट जाएंगे सेल के अंदर। फटने के बाद अपने जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये पूरी सेल में फैला देंगे और पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। क्योंकि इस तरीके से ये ब्लास्ट करने के बाद एक तरीके से पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं सुइसाइडल बैग्स। सुइसाइडल बैग्स मतलब सुसाइड करने वाले बैग्स।
ये जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम सिंपल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और पूरी सेल में फैले हुए होते हैं, डिपेंड करेगा न्यूक्लियस पर उसके कब सेल को डाइजेस्ट कराना है। अब सेल मान लो बूढ़ी हो गई, ओल्ड हो गई, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना है तो डेफिनेटली फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑर्गेनल हो गया। अब इसको मिटा देते हैं पूरे को। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल को। ये जो ऑर्गेनल है स्टूडेंट्स, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। ये सबवे के बर्गर जैसा इसका स्ट्रक्चर है या सबवे जैसा, ऐसे इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसकी एक ये इनर मेम्ब्रेन होती है। इस इनर मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, और इन इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। इसका मतलब हमें पहली चीज़ समझ में आ गई कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, सोचो कितना एडवांस्ड है, इसका अपना खुद का डीएनए है, होशियार। प्लस इसके अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, मतलब एक तो सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं, एक इसके अंदर अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, अपना खुद का ही साम्राज्य बना रखा है इसने। और सबसे बड़ा फंक्शन जो इस ऑर्गेनल का है वो है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तभी तो जब ये एनर्जी प्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखता है तो फिर तो ये ऐसे जिएगा ना राजा की तरह सेल के अंदर। एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन मैं वर्ड समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। और एनर्जी करेंसी कौन सी है, दैट इज एटीपी। एटीपी समझ लो जैसे तुम्हारे हाथ में 1 रुपये का सिक्का है ना, और तुम कहते हो कि भाई 1 रुपये के सिक्के से मैं ये खरीद सकता हूँ, तो 100 रुपये से फिर मैं ये खरीद सकता हूँ, तो 100 सिक्कों से कुछ खरीद सकते हो, फिर 1000 सिक्कों से कुछ खरीद सकते हो। ऐसे ही सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो मॉलिक्यूल है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या काम करता है, एक एनर्जी पैकेट की तरह होता है। इसमें टीपी, ट्राइफॉस्फेट का मतलब है 3 बॉन्ड होंगे फॉस्फेट के साथ। उसमें क्या होगा, ये 3 फॉस्फेट जो होंगे उसमें से एक फॉस्फेट टूट जाएगा। तो एटीपी को जब एनर्जी निकालनी होगी तो क्या करेगा, वो टूट जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। आई से इनऑर्गेनिक वर्ड है। अब ये एडीपी का मतलब है डाइफॉस्फेट, और जब भी ये पर्टिकुलर फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है ना, तो बॉन्ड टूटने का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी रिलीज होना। और यही वो एनर्जी है जो यूटिलाइज होगी फिर जो भी फंक्शन कराना है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से ही है। जब भी ऑक्सीजन ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल के साथ मिलेगी तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। किस में तोड़ेगी, CO2 एंड वाटर में। और प्लस यहाँ पर क्या एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। डन। हर सेल की यही इच्छा है कि भैया एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करना है, कहीं भी जाओ पैसे चाहिए होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो ग्लूकोज चाहिए। फिर तुम क्या करते हो, तुम पूरे दिन यहाँ पर जो है काम करते हो, पढ़ते हो, क्लास में बैठे हो। जब घर पे बैठे इस तरह से वीडियो को सुन रहे हो, क्लास में बैठ के वीडियो सुनते हो, तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी एनर्जी यूज़ होती है। अब जैसे जैसे ये एनर्जी यूज़ होती जाएगी तो थोड़े टाइम बाद क्या बोलोगे, मम्मी भूख लगी है खाना दो। एंड फूड क्या है, फूड आपका सोर्स ऑफ ग्लूकोज ही है। तो देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, बच्चा पूरे दिन खेल रहा होता है, फिर लास्ट में मम्मी आती है, भाई ग्लूकोन डी घोल करके उसको पिला देती है, एनर्जी आ गई, अब मैं फिर खेलने लगा। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए। हमें ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में मिले, हम ग्लूकोज को अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ तोड़ करके CO2 वाटर और एनर्जी ही बनाएंगे। हर सेल का यही सपना है, वो यही करती है। यही वो CO2 है जो तुम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। ये मेटाबॉलिक वाटर है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेटली एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है। और फिर जब एनर्जी कम होगी बॉडी में तो फिर भूख लगेगी, सिंपल है। सर ग्लूकोज के अलावा हम फैट भी तो खाते हैं, डेफिनेटली हम फैट्स भी खाते हैं, जैसे ऑयल्स, लिपिड्स, जिसमें हम लिपिड्स भी कह सकते हैं। सर इसके अलावा हम तो प्रोटीन्स भी खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन्स भी खाते हैं। प्रोटीन्स की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, अमाइनो एसिड्स। फैट्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लीसरॉल। अब ये मत समझना है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये इतना ज़्यादा टॉपिक तो डिटेल में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। क्लास 9th के NCERT में बच्चा 9th क्लास का पढ़ता है, तो तुमको तो एग्जाम के लिए पढ़ के जाना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आए या नहीं आए, बेसिक नॉलेज तो ये होनी ही चाहिए, ठीक है। और हम कह भी नहीं सकते कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे क्वेश्चन आ चुका है। अब उनके ऑर्गेनल्स पर ही अगला क्वेश्चन बनता है, UPSC एक स्टेप आगे ही जाती है। तो बेसिक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है, इस स्टेप को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है।
अब ये रेस्पिरेशन क्या हो रहा है कि तुम देखो ध्यान से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि भाई एनर्जी का प्रोडक्शन करना, एरोबिक रेस्पिरेशन करना, यहाँ पर जो है एनर्जी करेंसी एटीपी बनेगी। ये सारे बड़े बड़े फंक्शन मैंने आपको सारे समझा दिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डन हो गया। इस तरीके से हमने सभी तरीके के ऑर्गेनल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब वैक्यूल और बता देता हूँ। देखो वैक्यूल क्या है, ये एनिमल सेल में जो होते हैं, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। डन, दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक छोटा सा ये रहा, एक कहीं और होगा। लेकिन प्लांट सेल में जो स्टूडेंट्स वैक्यूल होते हैं, ये वैक्यूल होते हैं लार्ज, ये बड़ा पूरा एक लंबा चौड़ा वैक्यूल है, और ये वैक्यूल ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्पेस जो है एक सेल की ऑक्यूपाई करता है। तो सर फिर ये है ही क्यों? इसका काम होता है वैक्यूल का स्टोरेज। सर क्या स्टोर करेगा ये? देखो ये वाटर स्टोर करेगा, ये यहाँ पर प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स जो भी हो गए, वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मतलब कोई सेल जो है इसके सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं और कोई रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट स्टोर करने का काम करेगा। मतलब तुम्हारे घर का वो कमरा जिसे हम स्टोर रूम बोलते हैं, जहाँ तुम सब कुछ भरते जाते हो, ज़रूरत है नहीं है बाद में देखेंगे, स्टोर करना है स्टोर करो। एनिमल सेल में क्या होता है कि इतना स्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है चीज़ें एक्टिव रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल है। प्लांट सेल में क्या है, चीज़ें ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ऐसी बहुत से आपने प्लांट्स देखे होंगे जिनको हम इनके बार्क को जो है टच करते हैं, कट करते हैं, और उसमें से बहुत सारा फ्लूइड्स निकल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये स्टोर होती हैं। स्टोर कहाँ होती है? एक सेल के वैक्यूल के अंदर। सिंपल है। तो प्लांट सेल का वैक्यूल कैसा है? बड़ा है, इसमें स्टोरेज ज़्यादा है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं ये स्कैटर्ड हैं, और यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट पूछा था 2020 के क्वेश्चन में ही, उसी में एक स्टेटमेंट था वैक्यूल का। अभी कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, टॉपिक तो समझ लो पहले। क्लियर? अब देखो वैक्यूल भी क्लियर हो गया, तुम्हें सारे ऑर्गेनल समझ में आ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट है, इनफैक्ट ये तो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। राइबोसोम्स का फंक्शन ऐसे ही बता देता हूँ। राइबोसोम्स जो है सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो सर आर भी तो प्रोटीन बना रहे थे, बिल्कुल सही बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी राइबोसोम से अटैच होकर ही प्रोटीन बना रहे थे। तो आर भी प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन्स राइबोसोम्स भी बनाते हैं। इस तरीके से राइबोसोम अपना प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इससे ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। अब जो मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पर्टिकुलर पार्ट मैंने पढ़ा है इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी समझ लो, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये भी समझ लो। न्यूक्लियस जो है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका एनवलप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये न्यूक्लियर एनवलप है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एनवलप मैंने न्यूक्लियर का बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। और ये ना कंटिन्यूस लेयर नहीं होती, इसमें बीच बीच में पोर्स होते हैं। सर पोर्स क्यों है? अब मान लीजिए ये पूरी सेल है, बड़ी पूरी सेल बना दी मैंने यहाँ पर, और ये पूरी सेल के अंदर ये अंदर न्यूक्लियस बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें पोर क्यों होते हैं? क्योंकि भाई साइटोप्लाज्म है जैसे ही है, तो साइटोप्लाज्म के साथ चीज़ें क्या करनी है? एक्सचेंज करनी है ना। तो एक्सचेंज करने के लिए पोर्स होते हैं, चीज़ों की एंट्री होनी है किसकी नहीं होनी है वो डिपेंड करेगा। अंदर क्या है? इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस। इसका रोल भी प्रोटीन बनाने का ही है, और ये राइबोसोम्स को बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ शॉर्ट में। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे हम बोल रहे हैं डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए है, और कुछ और भी तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, दोनों को मिलकर के हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो ये होता है क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो आपको क्या दिखेगा? डीएनए जो दिखेगा वो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलेगा, एंड दैट इज क्रोमैटिन थ्रेड्स। डन। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है? और इसमें जो है स्ट्रक्चर में डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता। बाकी छोटे मोटे कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं, तो हम वो डिटेल में तो पढ़ना नहीं, क्लास 9 की एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लो, इतना काफ़ी है। डन। जेनेटिक मटेरियल है डेफिनेटली, डीएनए समझ लो, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म याद कर लो सीधे सीधे। ऐसे ही आरएनए होता है, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बाकी ये बायोटेक टॉपिक आएगा उसमें पढ़ाऊंगा मैं,
डिटेल में दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। क्लियर, ये सारी बातें हो गई। चलो अब इतना पढ़ा तो सर एक क्लोरोप्लास्ट का भी पूरा डायग्राम बता देते। क्लोरोप्लास्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सुन लो। ये भी इस तरीके का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक से बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे सिक्के के ऊपर रखे हों, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। बाकी अंदर इसका फ्लूइड हो गया, ठीक है, सिंपल। ये जो फ्लूइड हो गया इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये मैट्रिक्स स्ट्रोमा दूसरा नाम है इसका, सिंपल फ्लूइड है ये। मैट्रिक्स मूवी वाला मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टैक है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, स्टैक। इस पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है। और इस स्टैक में जो एक सिंगल है, ये सिंगल डिस्क जो है, ऐसी बहुत सारी डिस्क है ना एक के ऊपर एक, इस सिंगल डिस्क को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस इतना समझ लो ये जो थाइलाकॉइड है ना, ये फिल्म का हीरो है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आज तुम्हें समझ में आया कि सर ये बचपन से पढ़ रहे हैं, ग्रीन लीव्स में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता कहाँ है यही नहीं पता था। होता है क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल के अंदर। चलो इतना भी पढ़ लिया होगा, तुम्हें याद होगा, थोड़ी बहुत 9th-10th अच्छे से पढ़ी होगी। तो ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ सर, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। कहानी में इससे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करता है, काफ़ी है बस, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये प्लांट सेल में होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स में और भी होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट। ये जो बेसिकली होता है कलरलेस होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ये तो ग्रीन होते हैं, बता दिया ऑलरेडी मैंने। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस। और इनका फंक्शन होता है स्टोरेज में, स्टोरेज ऑफ फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च शुगर है। प्रोटीन्स आपको पता है अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, लिपिड्स ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जैसे कि वैक्यूल है, वैक्यूल में भी ये चीज़ें स्टोर होती हैं डेफिनेटली। ल्यूकोप्लास्ट में भी ये चीज़ें स्टोर होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी एक तरीके का प्लास्टिड है। एक और बता देता हूँ, इतनी कहानी समझाई तो थोड़ा और सही। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं। ग्रीन कलर को छोड़ के, ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा जो बाकी कलर्ड पिगमेंट्स रखते हैं अपने अंदर, उन्हें प्लांट्स में हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो बेसिकली तुमने देखा होगा फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, पिंक कलर का फ्लावर, ग्रीन कलर का फ्लावर, येलो कलर का फ्लावर, तो उनके अंदर क्या है, क्रोमोप्लास्ट हैं, उस तरह के कलर हैं। अब टमाटर लाल क्यों होता है, टोमेटो रेड है, उसकी रेडनेस का रीज़न है कि क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिनमें रेड कलर होता है। बाकी पिगमेंट होता है, हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि क्रोमोप्लास्ट है जो पर्टिकुलर अलग अलग तरीके के पिगमेंट होते हैं, कलर्ड पिगमेंट, और इसलिए वो टमाटर लाल है। काफ़ी है इतनी कहानी, इतना पढ़ लिया ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। इतना भी याद रह गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बहुत सारे, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से डिफरेंस देख लो, क्योंकि डिफरेंस में प्लांट सेल एनिमल सेल पे डिफरेंस पूछ लिया गया था। तो दोनों ही सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है। थोड़ी सी भी वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो तुम इतनी बातें तो समझ चुके हो, आई नो दिस। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं, या कभी कभी तो वैक्यूल भी नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में होता नहीं है, और एनिमल सेल में वो फ्लैजिला, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होता, ठीक है, जनरली नहीं होता। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ये बात हमें पता है, और सेलुलोज वर्ड सर आपने बताया हुआ है। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इनफैक्ट सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है बहुत चीज़ें स्टोर करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट तो अभी पीछे पढ़ाया है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। तो अगर अब स्टेटमेंट आया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही है। फ्लैजिला इनमें हो सकते हैं, लेकिन गैमेट्स में, गैमेट्स कौन सी सेल्स होती हैं, गैमेट सेल्स होती हैं सेक्स सेल्स, भाई मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। तो मेल फीमेल सेल्स जो होती हैं गैमेट्स की, ये प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर, एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर ये मेल फीमेल सेल्स, गैमेट सेल्स होती हैं। डन। क्विक रिकैप, पूरी टेबुलेटेड फॉर्म में दे दिया, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ब्रेन ऑफ द सेल, इसमें डीएनए होता है, ये तुम्हें याद है।
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली एनर्जी प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी अपनी प्रोड्यूस कर सकता है या सेल के लिए प्रोडक्शन कर सकता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जब टर्म पूछा जाएगा कि किसको क्या बोला जाता है, तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट का रोल क्या है, क्लोरोप्लास्ट का रोल है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। खाना बना रहा है ना, तो किचन हो गया, खत्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था। इनफैक्ट मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस पीछे पढ़ाया है, ये फंक्शन हो गया। गोल्गी बॉडीज का फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग, जो भी मैंने आपको बताई चीज़ें। वैक्यूल का फंक्शन स्टोरेज है, ऑलरेडी बता दिया है। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये गलती मत कराना कि सर आर भी तो प्रोटीन फैक्ट्री है, नहीं वो मत कराना। राइबोसोम्स ही हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हैं और उनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करना। तो हेल्प करता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स ही बोला जाएगा। याद करो ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और याद करो ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों सेल में होंगे। लाइजोसोम सर ने पढ़ा दिया, सेल के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे इसके अंदर, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलेंगे इसको। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में था, इसका काम था सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन एनिमल सेल का, प्लांट सेल में डिवीजन अलग तरीके से होता है। शॉर्ट में रिवीजन हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बेसिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये जो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट लिया है मैंने, ये फ्लो चार्ट आपका है क्लास 10th की एनसीईआरटी से, ठीक है। क्लास 10th की एनसीईआरटी में टॉपिक है जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, वहाँ से मैंने उठाया। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ा जाता है साइटोप्लाज्म में पहले। तो हमारा टॉपिक क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। कहाँ हो रहा है ये भाई, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हमेशा होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम बात करेंगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब रेस्पिरेशन हो रही थी, याद करिए ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलता है तो क्या बनाता है, CO2 वाटर बनाता है और ATP निकालता है। मैंने ये वाली रिएक्शन बताई थी आपको, ये वाली रिएक्शन में CO2 वाटर और एनर्जी निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब ही है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, डन। अब ऑक्सीडेशन है तो ठीक है, एरोबिक है, समझ में आ गया। लेकिन ये स्टेप ना, ग्लूकोज डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता। ग्लूकोज पहले ना टूटता है 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं पायरूवेट। क्लास 10th की एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो, और फिर वहाँ पर CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है। लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा केस पढ़ा रहा हूँ और ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें ना ऑक्सीजन है ही नहीं। अब सेल के अंदर या तो ऑक्सीजन है ही नहीं, चलो एक केस तो ये हो गया सर। दूसरा केस ये हो गया ऑक्सीजन थी लेकिन ख़त्म हो गई, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ होगा ऐसा स्टूडेंट्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा मसल सेल्स में। अब जब तुम्हें टीचर जो है, मान लो मैं ही, तो टीचर तुम्हें क्या काम करेगा भाई, बोलेगा हैंड्सअप होकर खड़े हो जाओ, है ना, थोड़ी देर खड़े रहो, बहुत बातें कर रहे हो क्लास में, तो तुम हैंड्सअप करके खड़े हो जाओगे। थोड़ी देर तक तो खड़े रहोगे, हाँ टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, 10 मिनट खड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद बोलोगे क्या, मैम सॉरी, सर सॉरी, दर्द हो रहा हाथों में, अब से नहीं करेंगे। अब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे हाथों में दर्द शुरू हो गया है। तो स्टार्टिंग में दर्द क्यों नहीं हुआ और 10 मिनट के बाद दर्द क्यों शुरू हो गया, ये क्वेश्चन ज़रूरी है। आज तक कभी सोचा नहीं तुम लोगों ने। ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। स्टूडेंट्स होता क्या है कि पहले तो सेल्स में बहुत ज़्यादा क्या थी, हमारे पास ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, अच्छे से एनर्जी बन रही है, ATP बन रही है। ATP बन रहे हैं तो तुम्हारे हाथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हैं तो तुम आराम से खड़े हुए हो, ठीक है, हैंड रेज करके। थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन का नंबर मॉलिक्यूल्स का कम होता जाएगा, यूटिलाइजेशन कम होता जाएगा, और तुम्हारा जो है इनटेक ऑक्सीजन का उतना नहीं है। तो मसल्स की सेल्स में ना ऑक्सीजन जो है पूरी तरह जो है तोड़ नहीं पाएगा पायरूवेट को, और पायरूवेट का कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है पायरूवेट, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्जन हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड अपने आप में एक्यूमुलेट करने लगेगा, और इसके एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी में मसल्स में पेन शुरू हो जाएगा।
तो आपने देखा है कभी बैट्समैन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बैटिंग कर लेते हैं, 100 रन बना लिए, अब भागा नहीं जा रहा, मसल क्रैम्प्स हो गए, ग्राउंड पे लेट गया, स्टाफ आ रहा है वो स्प्रे कर रहा है उस पर मसल्स पर। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? जब फ्रेश आता है बैट्समैन खेलने के लिए तब तो नहीं होते इस तरह के क्रैम्प्स। स्टूडेंट्स बेसिकली मसल्स फटीग हो गई हैं, उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया। तो कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ द ऑक्सीजन। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे एग्जाम्पल की, जो आपका केस नंबर हो गया 1। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है ही नहीं। कब है ये केस? जब यीस्ट की सेल ले लो। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और ये यीस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ये जो पायरुवेट होता है ये कन्वर्ट कर जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और ये अल्कोहल ही है, मतलब ये वही है जो लोग एंजॉय करते हैं सैटरडे फ्राइडे को, ठीक है। तो ये इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, ये इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है? ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन से होता है। और जब इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो इसे हम कहते हैं स्टेप को फर्मेंटेशन। तो आपसे कभी कोई पूछे कि भाई इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो क्या करते हैं भाई? ग्रेप जूस लिए, एप्पल जूस लिया, और उसमें क्या किया, फिर जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करें, और वो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं, उसको सड़ाते हैं। लिटरली इस वर्ड का मतलब ही सड़ाना हो गया एक तरीके से। फर्मेंटेशन इसका टेक्निकल वर्ड हो गया, और इसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, प्लस CO2 भी प्रोड्यूस होगी और प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो हमें ये समझ में आया कि एनर्जी तो हर केस में प्रोड्यूस हो रही है। जब भी ग्लूकोज टूट रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किस केस में प्रोड्यूस हो रही है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उस एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। डन। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन, एक वर्ड और याद कर लिएगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट गया ना CO2 में, लेकिन यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे लैक्टिक एसिड, या जब ऑक्सीजन है ही नहीं यीस्ट में, तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि इथेनॉल, ये बन जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दी ग्लूकोज नहीं होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी एनएरोबिक में कम रहता है। इतनी कहानी अगर याद रह जाए तो बस काफ़ी रहेगा। कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आगे पीछे आया कहीं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यूपीएससी ने 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, और एक करेक्ट स्टेटमेंट देखिए विद रिस्पेक्ट टू प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के ऊपर। प्लांट सेल में उसने पहला स्टेटमेंट दिया कि प्लांट सेल के पास सेलुलोज सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास नहीं होती। अब मुझे तो नहीं लगता कि, पहली बात तो स्क्रीन को रोक करके पहले तो आप खुद ही कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, लेकिन अगर आपको आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको टॉपिक समझ में आ गया है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया वो सुन लें इसका एक्सप्लेनेशन। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई कोई ऐसी सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना हो? एनिमल सेल में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में नहीं है। किसी भी स्टूडेंट ने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का सिंपल डायग्राम भी देख लिया होता तो वो आराम से बताया था, अरे सर कोई सेल अगर होती है, लिविंग सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है। और यूपीएससी ने भी क्या काम किया, इतने ईजी ऑप्शंस दिया आपको कि आपने जैसे ही 2 को एलिमिनेट किया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और आंसर निकल के आ गया सामने। मतलब हो सकता है आपको पहला स्टेटमेंट नहीं भी आता था, तब भी आप आराम से इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन डेफिनेटली इस बार इसने ऑप्शन दिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ना दे। तीसरा स्टेटमेंट देखो कि मैच्योर प्लांट सेल जो है उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल है, अभी बताया आपको, और दूसरा एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल मैनी वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली 3 इज राइट, 1 इज ऑल्सो राइट, क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स में सेल वॉल तो होती नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका इतना ईजी क्वेश्चन है, सिंपल डायग्राम से निकल जाता, तो ये आपके फ्री के 2 नंबर है। अब स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप देखें तो एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट्स को लगता है टफ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनकी बायोलॉजी बेसिक क्लास 9th की 10th की एनसीईआरटी ना पढ़ने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। वैसे ये क्वेश्चन क्या था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपके ठीक ही होने चाहिए। मैंने आपको सारे ऑर्गेनल्स पढ़ा दिए, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ा दिया, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा दिया। डेफिनेटली उसको डिटेल में तो कितना ही पढ़ते रहो वो कम रहेगा, क्योंकि अपने आप में एक पूरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है।
पर मैंने आपको बेसिक्स इतने बता दिए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इससे एक स्टेप आगे किसी ऑर्गेनल पे भी आ गया तो मेरे स्टूडेंट्स अब उसको क्वेश्चन को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक का आपका टॉपिक था रिलेटेड टू सेल। अब जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है 3 पेरेंट बेबी। देखो 3 पेरेंट बेबी का क्या मतलब है, इसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो फादर और मदर हैं और एक है डोनर। अब डोनर को डोनर क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से। होता क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। डन। अब जब एक पर्टिकुलर, मैं पहले बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक्स ये हैं कि फादर की तरफ से प्रोड्यूस होगी स्पर्म सेल, मदर की तरफ से प्रोड्यूस होगी एग सेल। स्पर्म सेल और एग सेल क्या करेंगे, दे विल फ्यूज, और फ्यूज करने के बाद जो सेल बनेगी उसे हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट ही आगे जाकर डेवलप करेगा इनटू एम्ब्रियो, और 9 मंथ्स में ये एम्ब्रियो डेवलप करके बेबी फॉर्म कर देगा। लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है प्रोसेस। होता ये कि जो एग सेल होती है, ये तो इस तरीके से एग सेल होती है प्रॉपर, लेकिन जो स्पर्म सेल होती है वो स्पर्म सेल इस तरीके से उसका टेल होता है, इस तरीके से उसका हेड होता है, ये अंदर उसका न्यूक्लियस हो गया। हेड जो होता है ये पर्टिकुलर जो इस स्पर्म सेल का होता है, ये आकर के अटैच करता है मेम्ब्रेन पर एग के, और अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जाता है। तो एक्चुअली में ये पूरी एग सेल ही होती है जो आगे जाकर के जाइगोट सेल में डेवलप करेगी। बाकी अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल न्यूक्लियस का, तो एक सिंपल सा मेल न्यूक्लियस ही अंदर जाता है, पूरी सेल का बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर स्पर्म सेल का पीछे रह जाता है। तो अंदर क्या गया, सिर्फ मेल न्यूक्लियस, बाकी अंदर जाकर के ये फ्यूजन होकर के सिंपल एक न्यूक्लियस, कंबाइंड न्यूक्लियस बना लेगा। ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो स्पर्म सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म सेल के अलावा एग सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जाइगोट से तो पूरा बेबी फॉर्म हो ना, एक सिंगल सेल से। इस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है, मदर का है या फादर का है? तो देखो पूरा का पूरा जब स्ट्रक्चर बाहर रह गया ना स्पर्म सेल का, तो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया भी तो बाहर रह गया। तो डेफिनेटली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो मैटरनल ही हुआ ना, मैटरनल मतलब मदर का। अब मदर की तरफ से अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो डीएनए होता है, इसके अंदर डिफेक्ट हो गया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही डिफेक्ट हो गया, मैं तो कह रहा हूँ, अगर इसके अंदर ये डिफेक्ट हो गया तो बेबी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सब, वो सब सेल बनी तो जाइगोट सेल्स ही हैं, और जाइगोट सेल तो एग सेल का ही पार्ट है। तो ये जाइगोट सेल के अंदर, जो एग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मदर का था, उसमें ही अगर डिफेक्ट था तो बेबी के डीएनए में भी तो डिफेक्ट आ जाएगा। और बेबी के डीएनए में जो डिफेक्ट आएगा वो डिफेक्ट कौन सा आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए डिफेक्टिव था। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी डिजीजेज हो जाती है। अब वो जेनेटिक डिसीज हुई, डेफिनेटली ऐसी डिजीजेस को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट है 3 पेरेंट बेबी का। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो मैं कहानी समझ में आ गई तो टॉपिक भी समझ में आएगा। वैसे मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे पहचानते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये पहचानते हैं, मैट्रिक्स पहचानते हैं। तो इतना तो इस डायग्राम की टेंशन लेनी नहीं मेरे स्टूडेंट्स को, बस इतना समझ में आ जाए कि कहानी ऊपर से क्या है। 3 पेरेंट अब क्यों, क्योंकि हम इस डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, कहानी देखो क्या है। ठीक है, यही कर दूं, यही बता देता हूँ। चलो इतनी कहानी, इतना तो समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूँ अब मैं, यही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि स्पर्म सेल से आया न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, उसकी तो टेंशन है नहीं, डन। अब ये पर्टिकुलर है एग सेल, ये किसकी है, ये है मदर की, और ये वाला मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये इसका येलो से दिखाए थे न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मदर के अंदर ये तो डिफेक्टिव है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। एक काम करते हैं ना, एक एक्सेल किसी और फीमेल की ले लेते हैं। ये एक्सेल किसी डोनर से ले लिया हमने, किसी और फीमेल से। अब उस फीमेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बिल्कुल सही वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। हमें बस क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को निकाल करके इसके अंदर डालना है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये न्यूक्लियस जो होगा, इसमें जो डीएनए है, इसमें जो जीन है, वो तो भाई मदर की ही रहेंगी, है ना, बच्चा बिल्कुल उसी के जैसा दिखेगा। और फादर का न्यूक्लियस तो आ ही रहा है,
तो फादर का न्यूक्लियस और जो पर्टिकुलर एग सेल जो मदर की है उसके न्यूक्लियस को फ्यूज करा देते हैं ना यहाँ पर, तो मेल न्यूक्लियस और ये पर्टिकुलरली मदर का न्यूक्लियस, जो ये पर्टिकुलर येलो रंग का न्यूक्लियस है, इसका फ्यूजन करा के आपने क्या बना दिया, एक कॉमन न्यूक्लियस। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल किसका है, फादर का है और मदर का है, तो बच्चा बिल्कुल इनके जैसा दिखेगा। और डोनर से आपने क्या लिया है, सिर्फ एग सेल। अब डोनर से अगर सिर्फ सेल ली है तो इसका अपना जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो अपना खुद का जो एग सेल का न्यूक्लियस है उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या काम करते हो, मदर डोनर का फीमेल का एग सेल निकाल करके उसका न्यूक्लियस निकालते हो, और दूसरी जो फीमेल मदर है उस मदर का न्यूक्लियस निकाल करके इसमें डाल देते हो। बस ये है 3 पेरेंट्स। अब पता है इसमें 3 पेरेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डोनर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, और डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया मतलब डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी है। अरे यार, अगर डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी है तो मतलब इसका भी तो जेनेटिक मटेरियल चला गया। मैक्सिमम किसका गया, वो तो मदर का गया, लेकिन इसका भी तो एक पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल गया, तो इसलिए बेबी जो है 3 पेरेंट हो गया। समझ में आया? इसको कंफ्यूज मत करना सरोगेसी से स्टूडेंट्स, सरोगेसी से इसको कंफ्यूज मत करना। सरोगेसी में क्या होता है, ये अपने वूम्ब में सिर्फ इनका बेबी होल्ड करती है 9 मंथ्स तक, तो वो बिल्कुल क्या है कि बॉडी को जैसे एकदम आपने 9 मंथ्स के लिए रेंट पे ले लिया हो एक तरीके से। क्लियर? तो रेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब पैसे दिए जा रहे हैं, और पैसे दिए जा रहे हैं तो वो लीगल तो तरीका है नहीं, क्योंकि आपका तो लॉ बन चुका है जिसपे पैसे नहीं देने हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें डीएनए डोनर का आता नहीं है, सरोगेट मदर जो होती है, सरोगेट मदर का डीएनए नहीं आता, सरोगेट मदर का डीएनए नहीं आता है। याद रखिएगा, जब सरोगेसी की बात हो रही है, जब 3 पेरेंट बेबी की बात हो रही है, तो डोनर का डीएनए आता है। इसी चीज़ पर मिलाकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। सरोगेसी के रिस्पेक्ट में जो एक्ट आया है, इस एक्ट को आपको पढ़ना चाहिए। अगर मुझे लगा तो मैं आपको ये एक्ट की 2-3 चीज़ें बता दूंगा। ठीक है? तो ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को यहाँ पर हमने डिटेल में इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझा दिया है कि मदर है, मदर का जो पर्टिकुलर डैमेज है माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर से दिखा रखा है, इसका हेल्दी न्यूक्लियस है, हेल्दी न्यूक्लियस को निकाल लेंगे। देखो हेल्दी न्यूक्लियस निकाल लिया, डोनर का जो न्यूक्लियस है उसको बाहर निकाल देंगे, और इसके अंदर जो मदर है उसका न्यूक्लियस को डाल देंगे। प्लस स्पर्म्स आएंगे, स्पर्म्स को यहाँ पर डालेंगे, वो आर्टिफिशियली भी डाले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आर्टिफिशियली इन स्पर्म्स को यहाँ पर जो है क्या करा जाएगा, इस पर्टिकुलर मदर के जो ये वाला मदर का जो पर्टिकुलर जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस है, उसके साथ फ्यूजन करा करके यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस तरीके से जो पूरी सेल है ये सेल डोनर की होगी, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल ये डोनर का रहेगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा हो गया 3 पेरेंट बेबी वाला कॉन्सेप्ट। अब 2021 में देखो क्वेश्चन कैसा आया। क्वेश्चन ने पूछा हेरिडिटरी डिजीज के रिस्पेक्ट में जरा बताओ। तो पहले तो एक काम करो, आप क्वेश्चन को पॉज कर लो और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है? आई होप आपने कर लिया है। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो पास करते हैं, जो डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया है पेरेंट टू चाइल्ड, इट कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जब माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दें हम, और ये हम कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। इन विट्रो वर्ड का मतलब होता है लैब में, लेबोरेटरी कंडीशंस में, नेचुरल कंडीशन में नहीं होता। इनसाइड द बॉडी जब हम बोलते हैं तो इन वीवो लिखते हैं। आउटसाइड द बॉडी जब हम बोलते हैं, आउटसाइड द बॉडी, तो हम बोलते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो हम बोलते हैं इन विट्रो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले 3 पेरेंट बेबी की तरह कर सकते हैं, और बच्चे के पैदा होने के बाद भी ये चीज़ करी जा सकती है। इसे हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक चाइल्ड जो है इनहेरिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज एंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। डेफिनेटली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो फादर की तरफ से नहीं आ रहा है, मदर की तरफ से आ रहा है, तो उसकी जो डिजीजेज हैं वो भी क्या होंगी, मदर की तरफ से ही आएंगी, फादर की तरफ से नहीं आएंगी। तो इसका आंसर हो गया बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर फादर की तरफ से, ये रिसर्च आई है, रिसेंट रिसर्च है, तो इस तरीके से फादर की तरफ से भी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जाइगोट सेल में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही फ्यू केसेस में डेफिनेटली ऐसी रिसर्च है। लेकिन हमें दिखा है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज, तो डिजीजेस के बारे में तो ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं है, हो रही होगी तो मतलब अभी पब्लिश नहीं हुई होगी, लेकिन फादर का माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, इस तरीके की स्टडी तो हो चुकी है। क्लियर? तो एनीवेज हमारा आंसर है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डेफिनेटली इस तरीके का क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। तो टॉपिक हम पढ़ते हैं
और टॉपिक पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि उससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। हो सकता है देखो इस टॉपिक को आप पढ़ के गए लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आया नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से इसको पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर.एच. विट्टेकर ने दी। आर.एच. विट्टेकर ने 1969 में ऐसी 5 किंगडम हमें दिए। हमें 2 किंगडम्स तो सभी को पता है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये बात सबको पता है, लेकिन ऐसे 5 किंगडम्स हैं। एक फंगस है, उसका अपना किंगडम है, जैसे जनरल फंगस जो आप पढ़ते हैं, देखते भी हैं। एक है मोनेरा किंगडम और एक है प्रोटिस्टा। तो ये शब्द हो सकता है आपको ना पता हो। मोनेरा जो किंगडम है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल आप पढ़ चुके हो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? मोनेरा में आएंगे। इसका मतलब सिंपल है सर, एग्जाम्पल आप बैक्टीरिया देना चाहते हो। बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक होता है, तो मतलब वो मोनेरा किंगडम में आएगा। प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए स्टूडेंट्स जो यूनिसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं, जैसे कि अमीबा, मतलब एक सिंगल सेल ही है लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल है। ऑर्गेनल्स वगैरह सब होंगे उसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिफाइंड होगा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना। ये सब माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म पानी में मिलते हैं। डायग्राम देख लो, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में क्लियर है किंगडम जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के भी नाम बता देता हूँ मैं, कुछ 2-3 नाम याद कर लो। एक तो है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया याद कर लो, ठीक है। एक है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस शेप जो होती है ये सर्कुलर शेप होती है। एक याद कर लो माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, वैसे आगे बताऊंगा मैं ये। और बैसिलस नाम याद कर लो, ये भी बैक्टीरिया से रिलेटेड है। रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप, ठीक है, रॉड होगी ऐसे, ये जो रॉड वाले बना रखे हैं ना, ये बैसिलस है, ठीक है। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मैंने आपको बता दिया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये पर्टिकुलर पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, पीछे नाम लिख दिए मैंने, अमीबा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमें डिटेल में करना नहीं है। फंगस में क्या आएंगे? मशरूम आ गए, यीस्ट आ गए, मोल्ड्स आ गए। मोल्ड्स आपको ये म्यूकर, जो ये ब्लैक फंगस चला था अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो ये भी एक फंगस ही है। और अलग अलग तरीके की यीस्ट भी फंगस है, मशरूम तो हम खाते ही हैं। प्लांटे किंगडम में अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। किंगडम जो एनिमेलिया है उसमें अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स, स्क्विड्स, स्पॉन्जेस कौन से होते हैं? पॉरीफेरा ग्रुप के होते हैं। अर्थवॉर्म, हॉर्स, तो ये मैमल हो गए, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब प्रोकैरियोटिक है सेल या यूकैरियोटिक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि चलो भाई प्रोकैरियोटिक थी, हमने बता दिया मोनेरा किंगडम, डन। अब देखना बस ये है कि यूकैरियोटिक है तो दूसरा स्टेप में हम देख लेते हैं कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अगर वो यूनिसेलुलर है तो किंगडम में डाल दो प्रोटिस्टा, ये दूसरा किंगडम हो गया। अरे भाई मल्टीसेलुलर निकली तो चलो देख लेते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है या सेल वॉल नहीं होती। हाँ डेफिनेटली सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, तो एनिमेलिया किंगडम निकल गया। सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो हमें ये देखना है कि वो फोटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक। ये वर्ड बता देता हूँ। फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फोटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, सनलाइट को एनर्जी को यूज़ करेंगे और भाई फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं ना, तो हमारा कौन सा किंगडम आ गया यहाँ पर? प्लांट आ गया, खत्म, सनलाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉफिक है। तो फंगस वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या किंगडम है जिसमें सेल वॉल तो होती है और इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, याद रखना। ये सेल वॉल किसकी है? काइटिन की बनी हुई है। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, अगली बार पूछ ले, कुछ पता नहीं है। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। मोनेरा में भी सेल वॉल होती है, याद रखना, मोनेरा में भी सेल वॉल होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के कंपोनेंट से, कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती जनरली, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती जनरली बोल रहा हूँ मैं, डन।
तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। RH विट्टेकर ने क्लासिफिकेशन दिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसके बाद साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि उनका नाम था कार्ल वूज। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देना चाहता हूँ, और 6 किंगडम में उन्होंने एक किंगडम ऐड कर दिया, किंगडम आर्के। आर्के का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, आर्कियोलॉजी बताओ, प्रिमिटिव, तो बहुत ही ज़्यादा पुराने प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया का नाम लिया कि थर्मोफिल्स हैं, या फिर ये जो है मिथेनोजेंस हैं। ये वो बैक्टीरिया की कैटेगरी है जो एक्सट्रीम मीथेन वाले एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ये वो बैक्टीरिया की कैटेगरी है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो इनको इन्होंने डाला आरके किंगडम में। तो बैक्टीरिया के 2 ग्रुप कर दिए इन्होंने बेसिकली, एक आरके कर दिया जो पुराने तरीके के बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। बस इतना सा याद रख लो, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव करते हैं ना, वो वाले ग्रुप। मिथेन एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, उसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं, और बेसिक बैक्टीरिया। फिर बाकी 5 किंगडम तो वही है। डन।